आज हम रसायन विज्ञान 12वीं में यूनिट 3 विद्युत रासायनिक श्रेणी के बारे में समझेंगे। तो हम देखें कि विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होता है। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी जैसे बहुत सारे तत्व हैं, लिथियम है, सोडियम है, कॉपर है, जिंक है, निकल है, कोबाल्ट है, और अधातु में भी हैं, क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। ये सभी तत्वों के मानक अपचयन विभव को जितने भी ज्ञात तत्व हैं उनके मानक अपचयन विभव को एक बढ़ते हुए क्रम पर व्यवस्थित करने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है, उस श्रेणी को हम कहते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी। अब जो है यहाँ पर मैं कुछ तत्वों का यहाँ पर नाम लिखा हूं और उसका मानक अपचयन विभव का मान है, जिसको हम दर्शाते हैं E0 से। अपचयन विभव को दर्शाएंगे E से और मानक अपचयन विभव को दर्शाएंगे E0 से। मानक का अर्थात एक निश्चित ताप, दाब और सांद्रता को किया जाता है। जैसे मान लीजिए आपका सांद्रता 1 मोलर सांद्रता है, 1 ताप है 298 केल्विन ताप, और दाब है 1 ATM मतलब 1 वायुमंडल दाब मतलब 760 मिलीमीटर पारे के दाब के बराबर होता है। तो इन प्रमाणित ताप, दाब और सांद्रता पर ज्ञात किए गए अपचयन विभव कहलाता है मानक अपचयन विभव। अब यहां पर देखेंगे मानक अपचयन विभव में विद्युत रासायनिक श्रेणी। विद्युत रासायनिक श्रेणी की विशेषता क्या है? तो कुछ ये जो श्रेणी देख रहे हैं ये विद्युत रासायनिक श्रेणी है। कुछ का मैं नाम लिखा हूं क्योंकि सब यहाँ पर संभव नहीं है। तो इसकी विशेषता होती क्या है? तो हम देखेंगे विद्युत रासायनिक श्रेणी की विशेषता। पहला विशेषता है मानक अपचयन विभव का मान ऊपर से नीचे आते हैं तो ये बढ़ते जाता है। जैसे हम जानते हैं कि ऋणात्मक मान 0 से भी छोटा होता है, अर्थात जो लिथियम है उसका अपचयन विभव का मान माइनस में है 3.05 वोल्ट। उसके बाद है पोटेशियम का है, उसका विभव का मान है माइनस 2.93 वोल्ट। इस प्रकार से ये आपका देख रहे हैं घट रहे मान माइनस में, अर्थात ये बड़ा हो रहा है। इसके बाद बीचों बीच ये देख रहे हैं हाइड्रोजन का जो मानक अपचयन विभव जो प्रमाणित मान माना जाता है उसका हमेशा 0 होता है। उसके बाद नीचे वाला जो है ये आपका धनात्मक होता है। जैसे देख रहे हैं कॉपर का अपचयन विभव में है +0.34। जैसे गोल्ड का है, इसका अपचयन विभव का मान है +1.42। जैसे फ्लोरीन का है, इसका मान है +2.87। तो इस प्रकार से हम देखें तो हम पाते हैं कि मानक अपचयन विभव का मान ऊपर से नीचे आने पर क्रमशः बढ़ता है। ये पहली विशेषता। दूसरी विशेषता है विद्युत रासायनिक श्रेणी में सबसे ऊपर में ये आपका है लिथियम। सबसे ऊपर में आता है लिथियम, जिसका मान होता है -3.05 वोल्ट। और सबसे नीचे आता है फ्लोरीन, जिसका मान होता है अपचयन विभव का मान +2.87 वोल्ट। तीसरी विशेषता हम देखते हैं ऊपर से नीचे आने पर ऑक्सीकारक गुण। ऑक्सीकारक का मतलब होता है वे पदार्थ होते हैं जो, जैसे मान लीजिए आपका इलेक्ट्रॉन जो ग्रहण करता है, तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो जितनी शीघ्रता से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा वो उतना ही प्रबल अपचायक होगा।
यहाँ पर देखेंगे, सॉरी, जितनी प्रबलता से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा वो उतना ही प्रबल आक्सीकारक होगा। तो आक्सीकारक पदार्थ जो होता है वे अपचयन क्रिया करता है और आक्सीकरण अभिक्रिया में पदार्थ जो है अपचायक का काम करता है। तो हम कहेंगे प्रबल अपचायक वे पदार्थ होते हैं जो आक्सीकरण क्रिया कर तेजी से इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो, ये ध्यान रखेंगे, जो आक्सीकारक पदार्थ होता है वो अपचयन क्रिया करता है और अपचायक पदार्थ होता है वह आक्सीकरण क्रिया करता है, जस्ट अपोजिट होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ऊपर से नीचे आने पर आक्सीकारक गुण का मान क्या होता है, बढ़ता है। अर्थात इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति ऊपर से नीचे आने पर बढ़ती है। क्लियर है? आक्सीकारक जो गुण है ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है। इसका जस्ट उल्टा हम कहें कि अपचायक गुण ऊपर से नीचे आने पर घटता है, ऐसा भी कह सकते हैं। इसके बाद चौथा पॉइंट है, श्रेणी में जो धातु ऊपर है वे नीचे की धातु को विस्थापित कर देता है। इसका मतलब यह हुआ, जैसे मान लीजिए एक पात्र है और इस पात्र में कॉपर सल्फेट का घोल है, यह है CuSO4। तो कॉपर सल्फेट जल में घोलने पर दो प्रकार के आयन देंगे, कॉपर प्लस आयन और सल्फेट क्या हो जाएगा, माइनस आयन। अब देखिए कॉपर जो है ये कहां पर है, यहां पर देख रहे हैं, इसी स्थान पर है। और कॉपर का जो E0 है Cu का वो कितना है, -3 प्लस 0.34 वोल्ट। अब मान लेते हैं यदि हम इसमें जिंक राड डाल दें, ZnS, तो जिंक राड डालेंगे तो जिंक क्या करेगा, यहां के कॉपर को विस्थापित कर देगा। देखिए कैसे विस्थापित करेगा, किस प्रकार से क्रिया होगा, तो ये हो जाएगा Zn प्लस CuSO4 और ये क्रिया कर बना लेगा जिंक सल्फेट प्लस कॉपर को विस्थापित कर देगा। तो कॉपर को विस्थापित किया, इसका मतलब यह हुआ कि जैसे ऊपर में, जैसे यहां देख रहे हैं ऊपर में आता है जिंक, जिसका इलेक्ट्रोड विभव का मान होता है -0.76 वोल्ट। अब ये नीचे में आता है कॉपर है, इसका मान है प्लस में है 0.34 वोल्ट। तो यहां पर ये कहता है कि चौथा श्रेणी में जो धातु नीचे आते हैं उसको विलयन से विस्थापित कर देता है। मतलब ये जिंक जो होता है ये कॉपर को उसके विलयन से विस्थापित कर दिया, मतलब हटा देता है, और कॉपर यहाँ पर मतलब जम हो जाता है, कॉपर यहाँ पर जम हो जाएगा। तो इसको हम कहते हैं कि जितने धातु जो होते हैं, जैसे ऊपर वाले धातु जो है नीचे वाले धातु को विस्थापित कर सकते हैं। लेकिन यदि हम इसका उल्टा क्रिया देखें, लेकिन यदि हम इसको इस प्रकार से लिखें, इसमें ये आपका है जिंक सल्फेट है ZnSO4 और यदि ये कॉपर है CS, तो जिंक सल्फेट और कॉपर नो रिएक्शन, मतलब इसमें कोई क्रिया नहीं होगी। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि चौथा पॉइंट, श्रेणी में जो धातु ऊपर से नीचे आते हैं उसके विलयन को विस्थापित कर देते हैं। क्लियर हो गया? अगला है श्रेणी में जो धातु हाइड्रोजन के ऊपर आते हैं वो अम्लों से हाइड्रोजन को निकाल देते हैं। देखिए ये हाइड्रोजन है, ये देख रहे हैं, और ये हाइड्रोजन के ये सभी ऊपर में आते हैं और ये सब जो है नीचे में आते हैं, बहुत सारे हैं, जैसे निकल है, गोल्ड है, ये
सिल्वर है, एल्युमिनियम है, ये सब जो है मतलब इस प्रकार से इसका मान होता है जो पॉजिटिव आते हैं। तो ये आपका इसका मान 0 है, 0 से इसका विभव अधिक होता है और इसका विभव कम होता है। तो जैसे मान लीजिए ये जिंक है, देखिए तो अम्ल जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले HCl, HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो HCl को जब जिंक से क्रिया कराते हैं, देखिए Zn यहाँ पर है, जिंक से क्रिया कराएंगे तो जिंक से क्रिया कराने पर यह बनाता है जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस को निकाल देता है। ये हाइड्रोजन गैस निकल गया। लेकिन यदि हम नीचे वाले से क्रिया कराएं, जैसे नीचे में जैसे कॉपर है तो कॉपर से क्रिया कराएंगे इसका HCl का, तो इसमें कोई क्रिया नहीं होगा, मतलब हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगा, H2 नहीं निकलेगा। ये आपका पांचवी विशेषता है। अब देखिए छठी विशेषता। छठी विशेषता कहता है कि ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण घटते जाते हैं और अधात्विक गुण बढ़ते जाता है। जैसे हम देखें कि जैसे लिथियम है, यहाँ पर पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, जिंक है, आयरन है, ठीक है। तो इस प्रकार से ऊपर से नीचे आते हैं तो इसकी धात्विक गुण बढ़ती है, ये सॉरी घटती है। तो हम ये कहें कि लिथियम जो है प्रबल धातु है, लिथियम जो है आपका प्रबल धातु है। ये आपके इस प्रकार से ये धात्विक गुण जैसे जैसे ऊपर से नीचे आएगा इसके धात्विक गुण घटते जाएंगे, कम होते जाएगा। लेकिन अधात्विक गुण जो है ये बढ़ता जाएगा। जैसे यहाँ पर ये क्रम को लिए हैं सोडियम, जिंक, आयरन, निकल, कॉपर और सिल्वर, चांदी। तो सबसे प्रबल धातु इसमें देखें सोडियम है, क्योंकि सोडियम जो है ये यहां पर आता है। उसके बाद जिंक है, जिंक देख रहे हैं यहां पर है, इसका मान है -0.76। उसके बाद आयरन है, इसका मान है -0.44। तो इस प्रकार से ये हम देखते हैं ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण की प्रबलता घटती है, लेकिन अधात्विक गुण की प्रबलता बढ़ती जाती है। जैसे धातु में जैसे मान लिया आपका है फ्लोरीन है, उसके बाद ऑक्सीजन है, उसके बाद क्लोरीन है, ब्रोमीन है, इस प्रकार से। तो जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं फ्लोरीन है और यहाँ देख रहे हैं ऑक्सीजन है, देखिए जल में ये यहाँ के बीच में है, मतलब इस प्रकार से। तो यहाँ जो है ये सबसे प्रबल जो है, ये हम जानते हैं फ्लोरीन सबसे नीचे में आता है, तो ये सबसे प्रबल अधातु है। तो इस प्रकार से हम देखें कि इसकी प्रबलता जो है ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है। तो ये तो हो गया विद्युत रासायनिक श्रेणियों की विशेषता। ये बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछा है तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये 3-4 नंबर के आते हैं प्रश्न जो बहुत इंपॉर्टेंट करते हैं। या फिर ये पूछ देता है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी की विशेषता लिखिए। अब देखिए हम विशेषता देखते हैं। विशेषता में आता है, यहां पर हम देख रहे हैं विशेषता में विद्युत रासायनिक श्रेणी की उपयोगिता। विशेषता तो हम देख चुके, उपयोगिता। तो पहला उपयोगिता है सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करने में। अब सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करने में देखिए कैसे करते हैं। जैसे मान लिया आपका सूत्र होता है E0 सेल बराबर E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। अब देखिए यहां पर जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो धातु ऊपर आते हैं और उसके नीचे वाले हैं, तो नीचे वाले हमेशा कैथोड होंगे, ऊपर वाले धातु हमेशा एनोड होंगे। ये हमेशा याद रखना है।
ऊपर वाले धातु हमेशा एनोड होंगे और उसके नीचे वाले जो धातु है वो कैथोड होंगे। तो जैसे मान लीजिए है मालूम है कोई सेल है या गैल्वेनिक सेल है, तो गैल्वेनिक सेल में दो अर्ध सेल होता है, एक जिंक का और एक कॉपर का। तो जिंक का और कॉपर का, तो जो कॉपर जो होता है वो कैथोड काम करता है और कॉपर का जो विभव होता है E0 कॉपर माइनस E0 जिंक। यहां पर देखिए लिखने का तरीका E0 जैसे कॉपर आयन पहले लिखे हैं, फिर कॉपर यहां पर, लेकिन जिंक है उसके बाद है जिंक आयन। तो एक क्रिया का आधार पर इस प्रकार से होता है, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और ये इलेक्ट्रॉन त्याग करता है। तो इसका मान है, कॉपर के लिए मान कितना होता है 0 प्लस में है 34 माइनस इसका मान है -0.76, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और हो जाएगा 0.34 और 0.76, दोनों को जोड़ देंगे तो जाएगा 1.10 वोल्ट। इसका मतलब यह हुआ कि इसी प्रकार से किसी भी सेल का हमें विद्युत वाहक बल ज्ञात कर सकते हैं। तो पहला है इसकी उपयोगिता में सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना। अगला पॉइंट है रेडॉक्स अभिक्रिया की संपन्न होने की संभावना। हम जानते हैं कि जो सेल होते हैं या विद्युत सेल है उसमें रेडॉक्स अभिक्रिया होते हैं। रेडॉक्स मतलब अर्ध ऑक्सीकरण होता है और अर्ध क्या होता है, अपचयन होता है। तो हम कैसे जाने इसमें क्रिया संभव है या क्रिया संभव नहीं है। जैसे हम देखते हैं कि लोहे का जंग लगना, तो लोहे की जंग लगना एक सामान्य प्रक्रिया, स्वतः प्रक्रिया है और उसमें जो सेल का विद्युत वाहक बल का मान धनात्मक आता है। जैसे अभी बताया कि मान लिया आपका E0 सेल बराबर E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। ठीक है, तो E0 सेल का मान यदि धनात्मक आता है, धन में आता है, धन 1 पॉइंट या जो भी होता है 0 वोल्ट या कुछ भी होगा, तो वो क्रिया संभव होगा। तो ये क्रिया संभव है, मतलब क्रिया होगा। लेकिन यदि इसका मान ऋणात्मक आता है तो क्रिया संभव नहीं है। तो दूसरी उपयोगिता है रेडॉक्स अभिक्रिया की संपन्न होने की संभावना। तीसरा है ऑक्सीकारक एवं अपचायक की क्षमता ज्ञात करना। अब मान लीजिए हम इसमें से दो तत्व का ऑक्सीकारक क्षमता दिया हुआ है, अपचयन का मान दिया हुआ है। हम इसके जानना है कि कौन सा प्रबल ऑक्सीकारक है और कौन सा दुर्बल ऑक्सीकारक है। तो जैसे अभी बताया, ऑक्सीकारक मतलब वह होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति प्रबल होती है, और जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति प्रबल होती है वो ऋणात्मक होता है। तो जैसे मान लिया आपका ये और ये दो दिया है या ये और ये दिया है, तो हमें जानना है इसमें से कौन प्रबल ऑक्सीकारक है। तो ऑक्सीकारक प्रबल वे होते हैं जिनका इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति प्रबल होती है, वो प्रबल क्या होता है, ऑक्सीकारक होता है। तो इस प्रकार से हम उसको जान सकते हैं। यह आपका तीसरी उपयोगिता है। चौथी, धातु द्वारा अम्लों में हाइड्रोजन मुक्त करना। अभी जैसे मैं बताया कि यदि कोई धातु अम्लों से हाइड्रोजन मुक्त करता है तो हम देखते हैं कि वो हाइड्रोजन से ऊपर वाले तत्व होते हैं, लेकिन हाइड्रोजन वाले नीचे जो होते हैं वो अम्लों
से हाइड्रोजन को मुक्त नहीं कर पाते। अगला पॉइंट है धातुओं, ये हो गया धातुओं की क्रियाशीलता का क्रम। जैसे मैं बताया धातु क्रियाशीलता का ये क्रम है, मतलब ऊपर से नीचे आने पर धातु क्रियाशीलता घटती है और धातु क्रियाशीलता बढ़ती है। तो इस प्रकार से ये हो गया विद्युत रासायनिक श्रेणी की विशेषता और उसकी उपयोगिता। अब हम आते हैं इलेक्ट्रोड विभव के लिए नरनष्ट समीकरण। अब इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है? इलेक्ट्रोड विभव का मतलब होता है धातु आयन मतलब धातु विलयन, यानी कि जैसे कॉपर सल्फेट है, तो कॉपर सल्फेट को यदि हम जल में घोलते हैं तो कॉपर आयन देता है और कॉपर राड उसमें डुबा देते हैं, तो उस ठोस राड और विलयन के बीच विभव जो होता है, मतलब विभव में अंतर होता है। एक में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है, दूसरे में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है, और इस कारण से उसके पोटेंशियल जो है वो उसमें अंतर आ जाता है और उस अंतर को हम कहते हैं उसकी विभवांतर। तो हम यहां पर लेंगे इलेक्ट्रोड विभव। तो इलेक्ट्रोड विभव जो है ये जो ज्ञात किया गया है, सभी का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात किया गया है, जिसको हम कहते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव। कैसे को कह देते हैं? मानक इलेक्ट्रोड विभव को ही कह देते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव या विद्युत रासायनिक श्रेणी ये एक निश्चित ताप, दाब और सांद्रता पर संपन्न होता है। लेकिन यदि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोड विभव का मान जो है, यदि हम उसके ताप को, दाब को या तत्वों की प्रकृति को परिवर्तन कर दें तो उसका विभव का जो मान है, ये जो प्रमाणित मान है, वो आपका बदल जाता है। तो इससे संबंध में नरनष्ट ने एक गणितीय व्यंजक दिया जिसको हम कहते हैं नरनष्ट का समीकरण। अब देखिए यहां पर लिखा हूं इलेक्ट्रोड विभव ए का मान उनके कारक पर निर्भर करता है। उनके कारक जैसे है धातु की प्रकृति है, विलयन की सांद्रता है और उसका ताप है। इन प्रभावों पर ये आपका नरनष्ट ने एक गणितीय व्यंजक दिया जो नरनष्ट समीकरण कहलाता है। अब इस नरनष्ट समीकरण में एक मान लीजिए कोई सामान्य समीकरण ले लेता हूं। जैसे मान लीजिए आपने एक समीकरण ले लिया m एक्वा, इसमें n प्लस आयन है, ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया और ये बना लिया ms ठोस। अब इस पर उन्होंने समीकरण सूत्र दिया कि Mn प्लस आयन Ms इक्वल E 0 Mn, थोड़ा सा इसको नीचे लिखते हैं, n प्लस n माइनस RT n n n n ms m n प्लस सांद्रता। तो यहां पर ये देख रहे हैं, ये कहलाता है इलेक्ट्रोड विभव। किसी धातु आयन द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रक्रिया। तो यहाँ पर एक्वा मतलब ये जल में घुला हुआ है, एम मतलब कोई भी मेटल या धातु हो सकता है या कोई भी हो सकता है, एन का मतलब होता है त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, आवेश, एन इलेक्ट्रॉन ms।
ये आपका सूत्र है E, हम इसको बोलते हैं सेल का विद्युत वाहक बल, और ये है E0 यहाँ पर लगा दिया। E0 मतलब होता है प्रमाणित। प्रमाणित का मतलब ये आपका प्रमाणित है, और यहाँ पर जो मान प्राप्त होगा उसके ताप, दाब और सांद्रता में परिवर्तन करने पर जो मान प्राप्त होगा वो सेल का विद्युत वाहक बल होगा। तो ये सेल का विद्युत वाहक बल है। ये अर्ध सेल के बारे में ऐसे बताया गया अभी, फिर उसको आगे लेंगे। RT, R जो है ये कहलाता है गैस स्थिरांक है। T जो है परमताप है। N जो है त्यागे गए इलेक्ट्रॉन की संख्या है। F जो है फैराडे है। Ln जो है इसको हम कहते हैं प्रति लघुगुणक, और Ms यहाँ देख रहे हैं इसकी सांद्रता धातु आयन ठोस की सांद्रता बटे विलयन की सांद्रता। तो ये आपका सूत्र है, गणितीय सूत्र है, इसको दिया नष्ट में। अब देखिए इसको हम आगे हल करते हैं। अब यहां पर चाहे तो इसके जगह में हम सेल लिख सकते हैं, या ई ही लिख सकते हैं, ई या ई सेल बराबर E0 माइनस, अब देखिए जो नेचुरल लॉग है Ln, उसको प्राकृतिक लघुगुणक बदलते हैं तो 2.303 से गुणा कर देते हैं, तो हो जाएगा, यहां पर ले सकते हैं माइनस Ln को बदल दें तो 2.303, ये है RT NF MS ठोस की सांद्रता, धातु ठोस की सांद्रता बटे धातु आयन की सांद्रता। अब इसके बाद है, मालूम है धातु ठोस की जो सक्रियता है, धातु ठोस की सक्रियता Ms को हम इकाई लेते हैं 1, तो इकाई लेंगे तो हो जाएगा E सेल बराबर E0 सेल माइनस 2.303 RT NF, अब इसका मान 1 रख देंगे तो 1 बटे ये हो जाएगा Mn प्लस आयन। अब आगे देखिए, यदि हम इसको ऊपर ले जाते हैं, यहां पर log 10 आ जाएगा, यहां पर इसको बदलते इतना log 10 के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा E सेल बराबर E0 सेल माइनस 2.303 RT NF log 10 Mn प्लस आयन की सांद्रता। अब यहां ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस जो है ये हो जाएगा प्लस, ये नीचे है, यदि हम उसको ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। अब जैसे बताया R बराबर क्या है, R बराबर है गैस स्थिरांक है, गैस स्थिरांक है, और इसका मान होता है 8.31 किलो जूल पर मोल, kJ पर मोल। T जो है ये है परम ताप, और इसका मान होता है 298 केल्विन ताप। उसके बाद है N जो है त्यागे या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, F जो है ये है फैराडे, और एक फैराडे होता है 96,500 कूलम पर मोल।
इस प्रकार से इन सभी का मान को हम यहां रख देते हैं। तो रखने पर ही हो जाएगा ई सेल बराबर E0 सेल प्लस 2.303 गुणित 8.31 इंटू 298 केल्विन ताप बटे n। n त्यागे या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या और गुणित 96,500। इसको हम हल करें, इसको गुणा भाग हल करें, ये यहां पूरा लिख देता हूं, लाभ Fn प्लस की सांद्रता बराबर तो हो जाएगा ई सेल बराबर E0 सेल प्लस 0.0591 बटे n log 10 Mn प्लस I। तो जो प्राप्त हुआ अंत में ये होता है सेल का किसी भी इलेक्ट्रोड विभव के लिए निर्दिष्ट समीकरण, और इस समीकरण में एनोड और कैथोड का मान रखकर हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो इसको ज्ञात करना है तो हो जाएगा ई सेल बराबर E0 की जगह हम लिख देंगे E0 कैथोड माइनस E0 एनोड प्लस 0.591 n